My YouTube channel on Agri Guidance. My name is धीरज कुमार फ्रॉम BSc सबौर। तो आज हम इस लेक्चर में, मेरा पहला लेक्चर जो है YouTube पे अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने उस लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर को भी नहीं देखे हैं जाकर के देखें, क्योंकि मैंने जितना हो सका मैंने बहुत ही आसान तरीके से पूरा तरीके से हिंदी मीडियम में समझाने का कोशिश किया हूँ। तो आप उस पर जाकर के एक बार ज़रूर विजिट करें। और यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ये जो लेक्चर है AST 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और जितना हो सकेगा मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने जाना था कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर के कौन कौन से डिवीज़न हैं, उसको कितने ग्रुप में बांटा गया है, हॉर्टिकल्चर बर्ड किस पे लिया गया है, ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप, इस सब के बारे में जाने थे। इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है। इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 होगा। मैंने लेक्चर 1 को अपलोड कर दिया है YouTube पे। तो सबसे पहले देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीक़ा से हिंदी में, क्योंकि जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है। द हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 30.4% of the agricultural GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। तो हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है वो GDP में कितना योगदान करता है? 30.4% योगदान करता है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, करेक्ट इन द सेंटेंसेस में, और उसके बाद आपका MCQ में आ सकता है। तो एग्रीकल्चरल GDP में कितना योगदान करता है इसका? नेशनल GDP में नहीं, किसमें? एग्रीकल्चर GDP में कितना योगदान करता है? ये 30.4% करता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मतलब ये रोजगार देता है। कितना परसेंट लोगों का देता है? तो 19% लोगों को ये क्या करता है? रोजगार देता है, लेबर फोर्स। उसके बाद द डिमांड ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, डिमांड मतलब मांग, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो भी उत्पाद होता है। द डिमांड फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा आशा है, इंक्रीज मतलब कि इंक्रीज ओइंग टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, की आगे जा करके इसका जो है स्कोप, मतलब कि इसका जो डिमांड है हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है लोगों का डिमांड जो है फ्रूट की ओर बढ़ते ही जा रहा है। इनकम लीड हायर, उसके बाद क्या करता है कि इनकम लीड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ा रहा है। इन्हांस अवेयरनेस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि जो भी हम डाइट लेते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें न्यूट्रिशन हो। एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ताकि हम जो रहें स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और किसी प्रकार से हम लोगों को डिसऑर्डर या किसी प्रकार से रोगों की समस्या नहीं हो। तो मेनली रूप से इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि एग्रीकल्चर GDP में जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है? तो 30.4%। और एम्प्लॉयमेंट ये कितना जनरेट करता है या प्रोवाइड करवाता है? तो 19%। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में इसका क्या योगदान है। फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू हॉर्टिकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू आवर डेली लिविंग। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मानवों की पोषक तत्वों की बात करें तो हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे डेली लिविंग, यानी कि मतलब हमारे दिनचर्या के लिए। मेनी ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, और उसके उत्पाद, फाइंड प्लेस इन आवर मील्स, कहीं ना कहीं हमारे वो भोजन में क्या होते हैं कि आते हैं। जैसे कि हमारा ये वेजिटेबल्स हो गया, उसके बाद हमारा जो फ्रूट क्रॉप्स हो गया, ये डेली हमारे दिनचर्या में चलते हैं। ह्यूमन्स बॉडी रिक्वायर्स विटामिन्स, इसको विटामिन की ज़रूरत होती है।
मिनरल्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या है कि बहुत ही आवश्यक है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर हमारे हेल्थ के लिए। ऑल दीज सप्लाइड बाय द हॉर्टिकल्चर क्रॉप, और जितने भी हमारा मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, एनर्जी हो, ये किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है। क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसमें जो भी सीरियल्स क्रॉप हैं उसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं प्रोटीन्स वगैरह। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो सब ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? फ्रूट क्रॉप्स में ही पाए जाते हैं एंड वेजिटेबल्स में। चीप सोर्स ऑफ विटामिन, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये मुख्य स्रोत हैं किसके? विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के, प्रोटीन्स के, ये सब के बहुत अच्छे स्रोत हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितना शरीर को चाहिए, जितना न्यूट्रिशन शरीर को चाहिए, वो सब इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस आवर ह्यूमन हेल्थ, यानी कि हमारे मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सब क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। उसके बाद देखें कि द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन एलिवेटिंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि जो भी कम विकासशील देश हैं उसमें ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मेल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का शिकार देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि यदि सही से उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है शुरुआती दौर में, तो वो क्या होते हैं कि मेल न्यूट्रिशन के, यानी कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और उसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है फ्रूट्स, कि फ्रूट्स के द्वारा आप मेल न्यूट्रिशन को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स तो बहुत सारे विटामिन्स के कारण क्या हो जाते हैं कि यदि आपके शरीर में डिफिशियंसी है, कमी है, तो बहुत सारे उससे भी क्या होते हैं कि डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, उससे भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कि सामग्री। दीज आर द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्रूट्स एंड आर इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है कि अनिवार्य। मतलब क्या होता है? अनिवार्य पार्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है वो क्या है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ह्यूमन डाइट, यानी कि जो भी मानव के भोजन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल्दो रिक्वायर्ड, लेकिन ये क्या होता है कि यद्यपि यह बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये क्या होता है कि अनिवार्य होता है। दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, ये बिल्कुल ही क्या है? जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। द डिफिशियंसी ऑफ एनी विटामिन, यानी कि किसी भी विटामिन की क्या होती है कि डाइट मतलब होता है भोजन। हमारे भोजन में किसी भी प्रकार के डिफिशियंसी मतलब कमी, हमारे भोजन में किसी भी प्रकार के विटामिन की यदि कमी होती है तो क्या होगा कि हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा। कंसिडरेबल पीरियड, एक सीमा तक, कंसिडरेबल पीरियड कह सकते हैं कि मतलब कि यदि बहुत दिन आप छोड़ दिए किसी विटामिन को लेना तब तक, तो क्या होगा कि आपको डिजीज हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये सब, यानी कि आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। यानी यदि आप क्या करते हैं कि फ्रूट्स वगैरह, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं, जो एसेंशियल है आपके लिए, वो नहीं खाते हैं। तो अब देखें कि क्या क्या सोर्स है। तो सोर्स में आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, एक रखना है मैंगो और एक रखना है पपाया। तो मैंगो में जो होता है, कितना होता है वो विटामिन, कितना होता है? 4800 IU। उसके बाद होता है कि पपाया में कितना होता है? तो 20। तो इन दोनों को क्या कर रखेंगे कि पपाया, मैंगो में कितना होता है? 4800 IU होता है। उसके बाद पपाया में कितना होता है? 20 होता है। तो सबसे जो फ्रूट्स है जो जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा है? मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। उसके बाद हमारा है पपाया में विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद ये दोनों याद रखेंगे, ये दोनों ज़्यादा है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से जानते हैं आप रोतुंदी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से जो होता है आपको ये बेराबेरी हो जाता है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक नाम लिखे, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को, उसके बाद राइबोफ्लाविन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रख लें। उसके बाद है जो आपका विटामिन सी को सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। लेकिन आंवला से भी ज़्यादा किस में पाया जाता है? बारबाडोस चेरी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे।
बारबाडोस चेरी में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका आंवला। तो इसमें इतना ही आप याद रखें, तो विटामिन सी का, विटामिन ए का। उसके बाद आते हैं इसमें इंजाइम्स। इंजाइम्स में आप एक याद रखें, पपाया से क्या प्रोडक्शन होता है? पपाया से पपीन का प्रोडक्शन होता है। और पपीन एक पाइनएप्पल से किसका प्रोडक्शन होता है? तो ब्रोमेलिन का। पपाया से पपीन और पाइनएप्पल से ब्रोमेलिन नामक एंजाइम निकालता है। बस इतना याद रखें बस। उसके बाद है आपका कंपैरिजन ऑफ हॉर्टिकल्चरल विद अदर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। इसमें कंपैरिजन किया गया है, या इसका आप इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, या कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। या आपको यदि आ गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, तो आप लिख सकते हैं। तो एक दो तो ऊपर में बताएं कि न्यूट्रिशन वैल्यू आप लिख सकते हैं, उस न्यूट्रिशन वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर जीडीपी में इसका कितना योगदान है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट 19% प्रदान कर रही है, आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से आ जाइए, मेंशन कीजिए पर यूनिट हाइल्ड। यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप को लगाते हैं, कोई भी धान लगाते हैं या फिर आप गेहूं लगाते हैं, तो उतना मात्रा में क्या होता है कि आपको उत्पादन नहीं होता है जितना कि आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मिलता है। वेजिटेबल्स लगाते हैं या कोई भी फ्रूट लगाते हैं, तो जितना इससे मिलता है उतना आपको धान गेहूं से नहीं मिल पाएगा। पर यूनिट एरिया हाइल्ड यानी कि पर यूनिट एरिया यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन ये फ्रूट्स का हो सकता है, जितना इनकम फ्रूट से हो सकता है, उतना आपका धान लगा करके नहीं हो सकता। एज कम्पेयर टू द फील्ड क्रॉप्स। फील्ड क्रॉप्स बोलते हैं जैसे कि एग्रोनॉमी, जितना भी एग्रोनॉमी में जितने भी सारे हम लोग क्रॉप पढ़ते हैं, एग्रोनॉमिकल सीरियल्स क्रॉप पढ़ते हैं, वो सारे आते हैं एग्रोनॉमी में। जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे कौन सी क्रॉप है? इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड क्रॉप बोलते हैं। एज कम्पेयर टू द फील्ड क्रॉप्स, पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज वेरी हाई। पर हेक्टेयर यील्ड क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। फ्रॉम एन फ्रूट एरिया, फ्रॉम एन फ्रूट एरिया लैंड मोर यील्ड ऑब्टेन। मोर यील्ड इज ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, यानी कि ज़्यादा यील्ड प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? फ्रूट क्रॉप्स के लगा करके। पैडी गिव्स मैक्सिमम यील्ड 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना दे सकता है? 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे सकता है। लेकिन आप किसी भी प्रकार के ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन देगा। जैसे कि बनाना आपको 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे देता है। पाइनएप्पल लगाते हैं तो आपको 400 से 450 क्विंटल आपका जो है ये, यदि पाइनएप्पल आप लगाते हैं तो आपको कितना दे देता है? 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे देता है। आप ग्रेप्स लगाते हैं, अंगूर लगाते हैं तो 90 से आपको 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का उत्पादन ज़्यादा होता है। प्रेजेंट स्टोरेज ऑफ फूड एंड स्कार्सिटी ऑफ लैंड बाय ग्रोइंग फ्रूट्स, मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड। और परसेंट शॉर्टेज of food and scarcity of food, more food can be produced. Percent shortage. उसके बाद है आपका आता है कि हाई रिटर्न्स पर यूनिट एरिया। हाई रिटर्न्स पर यूनिट एरिया यानी कि पर यूनिट एरिया यानी कि प्रति हेक्टेयर आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा लाभ मिलेगा। जहां आप क्या कर सकते हैं, जहां आप क्या करते हैं कि फ्रॉम एन यूनिट एरिया मोर इनकम विल बी ऑब्टेन। वेल केप्ट ऑर्चार्ड एप्पल, ग्रेप्स एंड स्वीट ऑरेंज कैन गिव्स मच। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि आपको कितना दे सकता है? आपको 2.5 लाख रुपया इनकम दे सकता है। 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 आपको इनकम दे सकता है प्रति हेक्टेयर। और यदि आप धान गेहूं में क्या कर सकते हैं? धान गेहूं में आप इतना इनकम नहीं कमा सकते हैं।
उसके बाद है फ्री ग्रोवर्स। उसके बाद क्या है कि आप फ्री ग्रोवर लेबर रिमेन्स इंगेज्ड फॉर होल ईयर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि धान है, गेहूं है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि पूरा साल आपको काम नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पूरा साल काम मिलेगा और पूरा साल का ये पैसा भी यानी कि पैसा का भी अपॉर्चुनिटी आपको देता है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटेनिंग लेबर्स थ्रू आउट द ईयर लाइक द सीरियल्स वेयर वन कैन नॉट कीप हिमसेल्फ, वो अपने साथ मनी की नहीं रख सकता है। कैन नॉट कीप हिम सेल्फ मतलब कि जो भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं वो लेबर को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते हैं। एंड एम्प्लॉय द लेबर्स ड्यूरिंग द लेक सीजन। और क्या होता है कि अब जब क्या है कि आपका कोई भी सीरियल्स क्रॉप लगाए, धान लगाए, गेहूँ लगाए, तो क्या होता है कि कुछ समय उसमें काम नहीं होता, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये लेबर को पूरे साल क्या करता है, इंगेज रखता है। उसके बाद है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट लैंड, यानी कि बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जहाँ देखिए आपको धान लगाना, आपको गेहूँ लगाना, तो वहाँ आपको ज़मीन कैसा चाहिए, वहाँ आपको समतल ज़मीन चाहिए, यानी कि समतल ज़मीन नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप सही से इरीगेशन नहीं कर पाएंगे, तो धान गेहूँ आपका उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब क्या करते हैं कि कोई भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाते हैं, आम लगाते हैं, केला लगाते हैं, पपीता लगाते हैं, तो लैंड आपका जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ भी है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक थाला जैसा बना देंगे और वहाँ पर आप आराम से इरीगेशन जो भी सालपीट देना हुआ आसानी से आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बेस्ट लैंड हो गया है या फिर जो फर्टाइल लैंड है जिसकी जहाँ पर बहुत सारा घास उगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि ये फूड क्रॉप्स हो या फिर वेजिटेबल्स क्रॉप आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप बैर को देखते होंगे, जहाँ किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं उगता, वहाँ भी क्या होते हैं कि ये सब बैर वाला क्रॉप क्या होते हैं कि उग जाते हैं, तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि वुड एप्पल हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, करौंदा हो गया, लीची हो गया, जहाँ क्या होते हैं कि आप धान गेहूँ को नहीं लगा सकते, वहाँ आप ये सारे चीज़ को आसानी से लगा देते हैं। तो जो लैंड यूज नहीं हो पा रहा है सीरियल्स में, वो आप इसमें अच्छा से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फूड एनर्जी। तो ये क्या करता है कि एनर्जी भी अच्छा खासा मात्रा में देता है, मतलब सीरियल क्रॉप से ज़्यादा देता है। टू मीट द एनुअल कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड पर ईयर वन वुड हैव टू कल्टिवेट, यानी कि आप टू मीट द एनुअल कैलोरीज मतलब कि जितना आपको एक साल में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड ऑफ फूड पर ईयर वन वुड हैव, एक आदमी को क्या करना चाहिए, वन वुड हैव टू कल्टिवेट, एक आदमी को खेती करना चाहिए। 0.44 हेक्टेयर में वीट का खेती करना चाहिए। हाँ, सीरियल्स का 0.03 हेक्टेयर में बनाना की खेती करना चाहिए। फिर आप 0.06 हेक्टेयर में मैंगो का खेती कर लीजिए। फॉर सर्टिफाइंस वन नीड्स, एक व्यक्ति के एक फैमिली के लिए इतना जो है काफ़ी है। 10 मैंगो प्रोड्यूस 19 टाइम्स मोर फूड एनर्जी देन वीट प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। जितना यानी कि 1 हेक्टेयर में आप गेहूँ लगाते हैं और 1 हेक्टेयर में आप मैंगो को लगा देते हैं, तो इससे 9 टाइम्स मतलब 9 गुना ज़्यादा आपको एनर्जी, आपके शरीर को एनर्जी ये प्रोवाइड करवा सकता है मैंगो। उसके बाद रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। अब जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, तो इसका क्या होता है कि प्रोसेसिंग नहीं होता, तो ये क्या होता है कि धान गेहूँ को उतना प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि थोड़ा बहुत उसमें भी होती है माइलिंग की ज़रूरत, लेकिन उतना नहीं होती है जितना क्या होती है कि जितना ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि फ्रूट हो गया, तो फ्रूट क्या आप देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि मैंगो जूस आ रहा है, एप्पल जूस आ रहा है, तो अलग अलग चीज़ों में क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट्स वगैरह से बनाते हैं। उसके बाद एसेंशियल ऑयल भी निकालते हैं, बहुत सारा मेडिसिन भी बनाया जाता है, तो ये सब चीज़ भी क्या होते हैं कि इसमें काम में आते हैं। तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल क्या करता है कि इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है। फ्रूट फार्मिंग इज द बेस फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक कैनिंग। कैनिंग मतलब होता है डिब्बाबंदी में क्या होता है कि इसको यूज़ किया जाता है। एसेंशियल ऑयल्स वही एरोमेटिक प्लांट से जो निकाला जाता है। विच इन टर्न प्रोवाइड्स वर्क फॉर मोर पीपल। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो लोग खेती करते हैं उसको तो रोजगार देता है, लेकिन जो लोग खेती नहीं करते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, उनको भी क्या करता है, ये रोजगार देता है फैक्ट्री में लोगों को।
उसके बाद अंडुलेटिंग लाइन, अभी जो एक्सप्लेन किए थे कि आपका ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है तो क्या करता है कि वहाँ पे आप इन सब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को आसानी से लगा दे सकते हैं। फ्रूट ग्रोइंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन प्लेस वेयर द ग्रेडियंट इज अनइवन, मतलब कि आपका जो समतल जो ज़मीन है वो अनइवन है, तो वहाँ भी आप फ्रूट प्रैक्टिस मतलब फ्रूट का खेती कर सकते हैं। और वेयर लैंड इज अंडुलेटिंग मतलब भी वही होता है, नीचे उबड़ खाबड़। एंड एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, और जो भी आपका एग्रोनॉमिकल क्रॉप से धान गेहूँ है, मक्का है, ज्वार बाजरा है, उस सबको नहीं जहाँ खेती किया जा सकता है तो वहाँ से जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद है इन कोंकण रीजन मैंगो कैसू कल्टिवेटेड लार्ज स्केल ऑन हिली एरियाज। हिल पे आप क्या कर सकते हैं कि उतना इफेक्टिव ढंग से क्या कर सकते हैं, आप धान गेहूँ उतना नहीं उगा सकते हैं, लेकिन आप जो है कि हिल एरिया में क्या कर सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को आसानी से उगा सकते हैं। उसके बाद है इधर है हॉर्टिकल्चर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 3 रीजन्स। इसके क्या है कि 3 रीजन से इतना इधर ज़्यादा करने के लिए यदि इम्पोर्टेंस आता है तो उतना भी, यदि इम्पोर्टेंस आता है लिखने के लिए तो यदि आप इतना लिखते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू लिख दीजिए, विटामिन ए विटामिन बी, उसके बाद एग्रीकल्चर जीटीबी कितना योगदान है, एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड करता है, पर यूनिट एरिया हाई इनकम, लेबर रिमेन्स इंगेज्ड इन द होल ईयर, उसके बाद बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, फूड एनर्जी, प्रोवाइड रॉ मटेरियल यूजिंग अनडिल्यूटिंग लैंड, इतना लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छा खासा। उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर, उसके बाद है इकोनॉमिक्स है, मतलब कि ये पैसा बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप देखें तो जितना आप एक फ्रूट लगा करके कमा सकते हो उतना आप सीरियस क्रॉप लगा करके नहीं कमा सकते हैं। एस्थेटिक्स मतलब सजावटी, मतलब अच्छा व्यू देने के लिए। उसके बाद है इन्वायरमेंट को बनाए रखता है, ये सब भी क्या है इसके इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जॉब देता है, जॉब प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल्स नट्स, इंक्रीजिंग होम वैल्यू, लैंडस्केपिंग आदि। लैंडस्केपिंग के द्वारा, लैंडस्केपिंग मतलब होता है कि पौधों को लगा करके अपने घर के चारों बगल को सजा देना। तो यदि आप क्या करते हैं कि घर को सजाते हैं तो घर का वैल्यू बढ़ा देता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर वातावरण को अच्छा कर देता है। एस्थेटिक मतलब होता है अपीयरेंस मतलब किसी दिखना, कुछ चीज़ अपीयर होना मतलब प्रकट होना, मतलब अच्छा दिखना। एस्थेटिक मतलब होता है क्या, अपीयरेंस। इम्प्रूव अपीयरेंस मतलब दिखने में होम को अच्छा मतलब कि बना देगा। उसके बाद जो है कि एनवायरमेंट अपीयरेंस प्रोवाइड्स हेल्थ एंड कंफर्ट बाय क्लीनिंग द एयर, मतलब एयर को क्लीन करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इस सब में क्या होता है कि आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप का इम्पोर्टेंस है। प्रिवेंटिंग इरोजन, आप लोग सॉइल इरोजन पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में जब आएंगे तो ये क्या करता है कि यदि कहीं पे आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा देते हैं या सब्जी वाला क्रॉप्स लगा देते हैं तो डायरेक्ट जो इम्पेक्ट होता है वो रेन का डायरेक्ट इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी वर्षा पड़ेगा तो वर्षा से क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है मिट्टी, तो क्या होगा कि कम होगा। उसके बाद शेड प्रोवाइड करता है, जैसे कि बताएं आर्बोरिकल्चर में क्या होता है कि शेड के लिए ट्री को लगाया जाता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन को भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं लास्ट जो हमारा बच गया, अब एक तो इम्पोर्टेंस अब जितना था हमने जान लिया। उसके बाद स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है।